Hello, good morning, welcome to all. Now we are going to start our next lecture, that is lecture number 7 और ये चल रहा है हमारा ओशनोग्राफी का। स्वागत है आप सभी का सरित क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल को बहुत गहराई से देख रहे हैं। ठीक है, कल काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर आपने ना एक सवाल हमें लिखाया था, ठीक है, और उस सवाल को हम क्या चाह रहे थे, एकमैन स्पाइरल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ना एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हमारा एकमैन स्पाइरल वाला। तो यहाँ पे ना मैं दो चीज़ें आपको और करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ, डिक्टेशन प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अरे डायरेक्शन क्यों, चलिए डायरेक्शन भी आपको मैं दे ही दूंगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये रखा है यहाँ पे। तो एक तो रहेगी डिक्टेशन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ना, हालांकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बहुत है। किस चीज़ के लिए, ताकि आप समझ पाए कि जो ओशन करंट है, हमने क्या देखा था, जो ओशन करंट है वो क्या होता है, मॉडिफाई होता है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डाउन वेलिंग और अप वेलिंग जैसा एक कंसेप्ट होता है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा गहराई में जाके देखते हैं कि एक्चुअली डाउन वेलिंग क्या होता है। अगर डाउन वेलिंग और अप वेलिंग हो रहा है, यानी कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर है, दोनों में कोलिजन होता है, तो कौन सा नीचे जाएगा, ठीक है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ा था ना। तो ये दो चीज़ें रहेंगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आधा लेक्चर इसी में रहेगा। फिर इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा कौन सा पार्ट, जो ओशन है ना, जो समुंदर है आपका, वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड है। तो जो कौन सी लेयर है, जैसे कि आपकी एफोटिक, डायस्फोटिक, कौन सी लेयर कहाँ पे आती है, उस लेयर का वहाँ पे होने का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो भी ओशन है उसकी जो लेयर्स है उसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे। तो आज का ये थोड़ा सा स्वरूप होगा, ठीक है। और वक्त मिला तो यहाँ पे मैं ओशन डिपॉजिट भी यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। आज सुबह के बज रहे हैं 3:52, ठीक है। तो ये सारा लेक्चर हम करेंगे स्टार्ट, और लेक्चर मैं आपको करवाऊंगा 5:05 तक। देखते हैं वहाँ तक हम कितनी सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो चलिए आप लिखना स्टार्ट कीजिए। कल आपको एक सवाल लिखाया गया था, एग्जामिन द हाउ विंड एंड कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओशनिक करंट। अच्छा मैं तो भूल गया था, ये मॉर्निंग वाले लेक्चर में आपको मैंने दिया था, 9 बजे आपको लेक्चर मिला है ना, अब ये शाम को 5 बजे लेक्चर आपको मिल रहा है। इसके अंदर जो मॉर्निंग में दिया गया था उसका मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट, द ड्रैगिंग ऑफ विंड, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करके, द ड्रैगिंग बाय विंड कॉमा प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स causes 3 type of circulation, causes 3 type of circulation। सबसे पहला एकमैन स्पाइरल, ठीक है, ये 3 टाइप की सर्कुलेशन कौन सी है, सबसे पहला है एकमैन स्पाइरल। कल ये मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा था क्योंकि नहीं आया ना आपको याद अभी तक, क्योंकि आपने मॉर्निंग का लेक्चर देखा कहाँ है भाई। देखिए देखिए देखिए, मॉर्निंग का लेक्चर देखिए, और वो आपको आई बटन में टहलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो उसको टहलने में ज़्यादा मत दीजिए, कहीं ज़्यादा दूर चला जाएगा वो टहलते टहलते, वैसे भी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। तो पहला क्या है, एकमैन स्पाइरल, जो यहाँ पे सर्कुलेशन बनता है। फिर उसके बाद बनता है यहाँ पे सर्कुलेशन गायर। गायर बेसिकली क्या होते हैं, देखिए, जब पानी ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है तो वो गायर कहलाता है। अब ये पानी गोल गोल घूमता कैसे है, देखेंगे आगे। इसके बाद तीसरा है वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, तीसरा है वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन। यही फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट को जन्म देता है। अच्छा, इक्वेटोरियल करंट समझ में आ गया ना, कौन सा होता है, अरे भाई इक्वेटर के नियर बाय जो पानी मूव कर रहा है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो ये है टोटल 3 बनते हैं। इसके अंदर से हम कौन सा देखेंगे, एकमैन स्पाइरल, लेकिन हम इसको एकमैन स्पाइरल के तौर पे ना पढ़ते हुए किस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, एकमैन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगली एडिंग डालिए आप एकमैन ट्रांसपोर्ट की, लिखिए अब इसके अंदर
अब थोड़ा सा इक्मिन के बारे में ना मैं लिखवाने वाला हूँ, ये थे कौन, ठीक है, ताकि एक आपको आइडिया मिले। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर दूं। ओके, चलिए लिखिए फिर। इक्मेन वॉज ए स्वीडिश फिजिसिस्ट। इक्मेन वॉज स्वीडिश फिजिसिस्ट who developed a circulatory model of oceanic current. Who developed a circulatory model of oceanic current. और ये क्या कहलाया? known as Ekman's spiral, full stop. known as Ekman's spiral, full stop. His circulatory motion of the current, his circulatory motion of the current was developed on the basis of variation in speed, density and depth of oceanic current. तो यहाँ पे इक्मेन का जो स्पाइरल है यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है, कौन सी तीन चीजें हैं? सबसे पहला है वेरिएशन इन स्पीड, देन डेंसिटी, देन डेप्थ ऑफ ओशनिक करंट। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तीन ऑलरेडी लिखवा दी हैं, तीन ये अभी मैंने आपको लिखवा दी है एक ही पैरा के अंदर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन लिखिए। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ओशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस ओशन लिखिए। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस ओशन करंट experience variation along in the depth, variation along with depth। इस लाइन का मतलब ये है, जैसे ये आपका हो गया वाटर कॉलम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हवा बह रही है और हवा क्या कर रही है, 2 से 4% अपनी एनर्जी को, ये जो सरफेस वाला जो पानी है उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो इसकी वजह से ये वाटर इस तरीके से मूव हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रही है जो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आता है ये एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है जो आपने अभी लिखा है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस ओशन करंट एक्सपीरियंस वेरिएशन अलोंग विद द डेप्थ। अगली लाइन लिखिए, as wind flows due to Coriolis effect, as wind flows due to Coriolis effect, the immediate surface water start flowing at 45 degree to the direction of wind। ठीक है, Coriolis फोर्स की वजह से जो पानी है कितने डिग्री के ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, मैंने 45 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, क्या बात है, 45 डिग्री के ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। देखिए कैसे, अगर हवा इधर जा रही है तो पानी की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि हवा क्यों चल रही है, हवा के चलने के पीछे कोरियोलिस फोर्स का हाथ है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का के पीछे किसका हाथ है, धरती के घूमने का हाथ है। ठीक है, इस तरीके से आपको बैकवर्ड लिंकेजेस बनानी आनी चाहिए। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, टेंशन मत लीजिए कि लिखा नहीं है और मैंने बीच में समझाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा जरूरी पॉइंट था। दोबारा से मैं आपको पूरी लाइन बताता हूँ। एज द विंड फ्लोज ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, द इमीडिएट वाटर सरफेस स्टार्ट फ्लोइंग एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये विंड की डायरेक्शन है और ये हो जाएगी वाटर की डायरेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, देयरफॉर द ओशन करंट आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट, देयरफॉर ओशन करंट आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट। और ये कहाँ पे हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और सदर्न में कैसा होगा, लेफ्ट। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये हो रहा है लेफ्ट। ठीक है, दोबारा से बोलूं, देयरफॉर
द ओशियन current are deflected to the right in northern hemisphere and left in southern hemisphere। लिख लिया यहां तक। अब थोड़ा सा और क्या करने वाले हम, गहराई में जाने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए, ये स्क्रीन आज थोड़ी सी फ्लिकर ज़्यादा कर रही है। ठीक है, अगली लाइन लिखिए, द थिन लेयर ऑफ सरफेस वाटर मूव्स। अगली लाइन में लिखना है अ थिन लेयर, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, अ थिन लेयर ऑफ सरफेस वाटर मूव्स। किसके ऊपर कर रही है? ओवर द डीपर लेयर ऑफ वाटर। ये क्या है? डीपर लेयर है। ठीक है, ये हो गई आपकी थिन लेयर और ये हो गई है आपकी डीपर लेयर। ठीक है, इस लाइन का मतलब यह है, दोबारा बोलता हूं, द थिन लेयर ऑफ सरफेस वाटर मूव्स ओवर द डीपर लेयर ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। अब इसे होगा क्या? दस द डीपर वाटर आर सेट इन मोशन। एरो से पता चल रहा है ना क्या है ये? मोशन में है। दस द डीपर लेयर आर सेट इन मोशन। लेकिन यहां पे कुछ गड़बड़ भी हो रही है, वो लिखवाता हूं अभी। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दीज डीपर लेयर विल मूव, दीज डीपर लेयर विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी। क्यों करेंगी डिफरेंट वेलोसिटी पे मूव? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या करेगा? इनकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा भाई। ठीक है, यहां पे देखिए हो क्या रहा है, थिन लेयर तो बिल्कुल अपने बिल्कुल मस्त अंदाज में 90 की स्पीड पे भाग रही है। ठीक है, जैसे गाड़ियां भगाते हैं। अब ये 90 की स्पीड पे भाग रही है तो बाकी की जो पैसेंजर है ना, वो भाई साहब मैच कर ही नहीं पा रहे ड्राइवर की स्पीड को। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ड्राइवर चल रहा है 90 की स्पीड पे, लेकिन बाकी की जो सवारियाँ है, कोई 80 पे चल रहा है, कोई 60 पे चल रहा है, कोई नहीं 70 पे तो नहीं आएगा, कोई 50 पे है, कोई 40 पे, फिर धीरे धीरे आके 0 पे ही। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एनर्जी कम 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 होती जाएगी। ये डायग्राम आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। अगली लाइन लिखवाए, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में लिखवा देता हूँ। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ विंड अफेक्ट द वाटर। कितनी गहराई तक? अफेक्ट द वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 100 मीटर। ठीक है, ये आपका ऊपर 0 मीटर हो गया और नीचे हो गया आपका 100 मीटर, अप टू 100 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से थिन लेयर चलती है और नीचे वाली लेयर भी क्या होती है, मोशन में आती हैं। लेकिन यहाँ पे कौन काम करता है? फ्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और फ्रिक्शन 100 मीटर की गहराई तक क्या करता है? काम करता है। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, दस द successive layer will move, thus the successive layer will move with lesser velocity, with lesser velocity, but are deflected to the right, but are deflected to the right of upper layer in northern hemisphere, deflected to the right in northern hemisphere and to the left of upper layer and left to the upper layer in southern hemisphere। और इससे फिर क्या जनरेट होता है? southern hemisphere के बाद लगाइए कॉमा, giving rise to net transport, giving rise to net transport which become 90 degree to the wind direction, which become 90 degree to the wind direction। समझ में आया भाई? पहली लेयर बना रही है 45 डिग्री,
लेकिन जो और लेयर्स हैं वो क्या बना रही हैं, पहली लेयर के बाद 45 डिग्री बना रही है। दोनों क्या हो गई, अब मिक्स हो गई हैं, मिक्स हो गई, तो ये 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये है किसकी डायरेक्शन, अगर ये है हवा की डायरेक्शन, तो यहाँ पे मुझे ये बताइए पानी की डायरेक्शन कहाँ होगी, पानी की मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, पानी आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है जो आपने अभी लिखी है। ठीक है, बिकम्स 90 डिग्री टू द विंड डायरेक्शन। कहाँ तक लिखा है, कॉमा के बाद है गिविंग राइज टू नेट ट्रांसपोर्ट विच बिकम 90 डिग्री टू द डायरेक्शन एंड गिविंग राइज टू इक्वेंस स्पाइरल और ट्रांसपोर्ट, इक्वेंस स्पाइरल एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके। एक ना और बढ़िया सा डायग्राम है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा ना सिंप्लीमेटिक फॉर्मेट में चेक करता हूँ। अगर मेरे पास पिक्चर अवेलेबल होते तो मैं आपको अभी शो करता हूँ। ओके, तो पिक्चर कोई नहीं मिली तो चलिए हम यहाँ पे बोर्ड पे बना ही लेते हैं। कितना टाइम लगता है भाई हमारे को डायग्राम बनाने में, तो इसको करते हैं हम साफ। और अभी क्या करने वाले हैं, जो इक्वेंस स्पाइरल है ना उसका एक डायग्राम मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, साथ के साथ आप भी अपने नोट्स में बना ही लीजिए इसके बाद। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स और इक्वेंस ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर अगर हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो किस टाइप का और किस तरीके से हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, तो वो बच्चे कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें हैं क्या शो कर रही हैं, सबसे ऊपर वाली है लो प्रेशर और नीचे वाली है हाई प्रेशर को डिपेक्ट कर रही है। ये है लो प्रेशर को डिपेक्ट कर रही है, ये है हाई प्रेशर को डिपेक्ट कर रही है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ना हवा कुछ इस तरीके से टर्न होगी। अब कौन सी हवा किस डायरेक्शन में टर्न होगी, यही तो क्या करना है हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं जो रेड लाइन है उससे मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सीधी जाती है। क्या है ये, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद जो हवा है, ठीक है, जो हवा है उसकी कुछ हमें क्या देखनी है, ये है क्या, विंड की डायरेक्शन। और जो कौन सा समुंदर का पानी होगा ना वो होगा ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, प्रेशर ग्रेडियंट, विंड की डायरेक्शन और ओशन करंट है उसकी डायरेक्शन को हम क्या करने वाले हैं, एक बढ़िया से डायग्राम में यहाँ पे बिल्टअप करने वाले हैं। ओशन करंट, आप चाहे इसको ओशन करंट बोल लीजिए या फिर सिंपली आप ओशन वाटर भी आप बोल सकते हैं। और हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कोरियोलिस फोर्स वो आपसे शेयर करता हूँ। कहाँ पे आएगा कोरियोलिस फोर्स, ये है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अभी इक्वेंस स्पाइरल है उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, साथ के साथ देखते चलिए। अब आप ये ना 3D के अंदर रहेगा तो आपको ध्यान से बनाना है पूरा। लाइन पहले ही शुरुआत में टेढ़ी हो गई है, इसको करते हैं ठीक। ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा पीछे से देखने दीजिए इसको।
और टेढ़ी करनी पड़ेगी ये लाइन। पता है क्या, पेन कॉपी होती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे बोर्ड पे क्या है, पता ही नहीं चलता है कि लाइन टेढ़ी जा रही है सीधी जा रही है। ये क्या है, अपर लेयर ऑफ वाटर है। अब इसमें देखिए मैं क्या बनाने वाला हूँ, जो विंड की डायरेक्शन है ना वो मैं यहाँ पे डेवलप करने वाला हूँ। ये किसकी डायरेक्शन है, ये विंड की डायरेक्शन है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं जो पानी है ना उसकी डायरेक्शन बनाता हूँ वाटर की। ये तो हमने देख लिया क्या, जो इसका अपर सरफेस है उसके बारे में, ठीक है। अपर सरफेस के बाद अब यहाँ पे जो इसके अंडरलाइन है, मतलब इसके नीचे वाली जो लेयर्स हैं उसमें क्या यहाँ पे घमासान चल रहा है वो देखते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कि जो इसकी सक्सेसिव लेयर हैं वो क्या करती हैं, जो फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से धीरे 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 एनर्जी क्या होती जाएगी, नीचे ट्रांसफर होती जाएगी और जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। और ये हमने 45 डिग्री के एंगल की बात की थी ना, वो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये 45 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। अब इसके बाद ये अब जो इस तरफ है ना, ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होता जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अगर ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक सिंपल डायग्राम में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब क्या है कि कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि सर ने ये फ्री में ही दे रहे हैं इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं करवाएंगे, ऐसा वैसा। बेटा टेंशन मत लो, जहाँ पे जिस लेवल तक मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट होगी मैं उस लेवल तक जाके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अरे भाई मुझे आपको एज ए ऑफिसर के तौर पे देखना है, तभी उसी में तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसकी क्या करें, अभी कारीगरी कर देते हैं इसके साथ। कारीगरी क्या होती है, अच्छा एक और बात बताऊँ, अगर आप एग्ज़ाम में बना रहे हैं ना, एग्ज़ाम के टाइम पीरियड में क्या कैसे ये कलर करना होता है मैं एक बार बता देता हूँ। इन केस अगर आपके पास टाइम बचता है, आपके राइटिंग स्पीड बढ़िया है ना, अरे पेन कहाँ गया भाई, पेन कहाँ गया, ये रहा पेन। देखिए मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं, जब पेन का यूज़ करने की कोशिश करते हैं कलर करने के लिए, हमेशा वो पेन को ऐसे सीधी नोक पे कलर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जितना हो सके ना पेन को ऐसे झुका लीजिए। आपने कभी पेंसिल से ऐसे शेडिंग करने की कोशिश की है, बिल्कुल इस तरीके से आप पेन को इस तरीके से शेड करना स्टार्ट कीजिए। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे फिर क्या आता है, जो डायग्राम है उभर के आता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ ये जो पानी है इस तरीके से पानी ही बनाने वाला हूँ। अच्छा कई बार क्या होता है, जब हम डायग्राम बना लेते हैं ना तो वो 3D लुक जैसा हमें लगता नहीं है, तो उसका सिंपल सा एक ऐसा फॉर्मेट है, आप ऐसे शो कर दीजिए, ठीक है। ये 3D लुक देने के लिए मोर देन इनफ होता है। देखिए बेसिकली 3D लुक है वो आपके जो माइंड की इमेजिनेशन होती है,
जब कोई लाइन एक शार्प एंगल पे क्या होती है, मुड़ती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो 3D के अंदर मुड़ रही है। ठीक है, और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। डायग्राम पूरा हो चुका है, मैं बस इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेकोरेटिव कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आप यहाँ से इसको ऐसे लेके जाना चाहें या फिर ऊपर से नीचे लेके आना चाहें, आप जिस वे में इसको डिपेक्ट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एकमैन स्पाइरल है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, 2-4 लाइनें और मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मैं ब्लैक कलर से क्या करने वाला हूँ, हल्का सा शेडेड करने वाला हूँ। ये जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है, एकमैन्स ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में लिख भी देते हैं। ये क्या है, एकमैन्स ट्रांसपोर्ट। और ये क्या है, विंड की डायरेक्शन। मार्कर ये हो गया है पूरा खाली। ठीक है, बना लीजिए डायग्राम, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, ये 0 से 100 मीटर की गहराई है। ये 0 से 100 मीटर की गहराई है। बना लिया। इसके बाद आप थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिए। द थियोरेटिकल मॉडल ऑफ एकमैन स्पाइरल, द थियोरेटिकल मॉडल ऑफ एकमैन स्पाइरल डज नॉट ऑलवेज टेक प्लेस एट 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं है कि 90 डिग्री पे होता है। डज नॉट टेक प्लेस एट 90 डिग्री बट इट वेरीज फ्रॉम 60 से 90 डिग्री इन रियलिटी। 60 से 90 डिग्री इन रियलिटी। तो ये रियलिटी का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बनेगा, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, अभी क्या बोला है यहाँ पे, किस तरीके का यहाँ पे एंगल बनेगा वो देख लेते हैं। ये है आपके जो सब सरफेस है ना। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है, अच्छा ये तो है सरफेस करंट, इसके नीचे वाले आएगा सब सरफेस। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या बना रही है, एक सर्टेन एंगल बना रही है। अभी मैं कौन से करंट बनाने वाला हूँ, सब सरफेस। और लास्ट में ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री के एंगल पे जाके ख़त्म होता है। और जिसकी वजह से जो अल्टीमेट यहाँ पे मूवमेंट होती है वो कौन से डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, जो भी वाटर है उसके अंदर। और ये है सब सरफेस। बना लीजिए, ये एकमैन्स ट्रांसपोर्ट है। ये मैंने बोला था, ये अगर आपको समझ में नहीं आए तो सिंपल डायग्राम आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, रियलिटी का पता चल गया हमें, थियोरेटिकल पता चल गया। थ्योरेटी में हम थियोरेटिकली ये बोल देते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है ये।
ठीक है, 60 से 90 के बीच में बनाता है। डिपेंड करता है कि जो इसके ऊपर हवा चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, और हवा के पास एनर्जी कितनी है। देखिए जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, अगली लाइन लिखने वाले हैं जिसके साथ हम अपवेलिंग और डाउनवेलिंग को कनेक्ट करने वाले हैं। लिखिए अगली लाइन, द अंडरस्टैंडिंग द इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ ओशनिक करंट। ठीक है, यहाँ से हमें फिर क्या आगे समझने में हेल्प मिलेगी, जो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग करने वाले हैं। अगले इसमें लाइन में लिखिए आप, इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट गिव राइज टू ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलेशन। किस तरीके का सर्कुलेशन मिलता है यहाँ पे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट हमें क्या मिल रहा है, सर्कुलेशन मिल रहा है नियर द इक्वेटर। ठीक है, और ये सर्कुलेशन कहाँ पे है, इक्वेटर के पास है, नियर द इक्वेटर कॉमा विच कन्वर्ज वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओशन, विच कन्वर्ज western part of ocean forming water hills and counter equatorial current is generated ये क्या है, हमारी अर्थ है। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, जब भी पानी इस तरीके से मूव करता है ना, यहाँ पे ये है आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो इसमें से होता क्या है, यहाँ पे जब ये एक कॉन्टिनेंट के पास पहुँचता है, जो पानी है कुछ तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा ना कल परसों वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ओशनिक करंट करवाया था। लेकिन कुछ पानी ना ऐसे पीछे भी जाता है, जो पानी पीछे आता है उसको क्या बोला जाता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोला जाता है। ये जो ब्लू लाइन इस तरह से पीछे जा रही है, ये क्या कहलाती है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहलाती है। और हमने क्या देखा था, यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या बन रहा है, वाटर हिल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन रही है, वाटर हिल बन रही है, और ये है आपकी इक्वेटोरियल करंट, और जो ये ब्लू वाला है ये है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। यानी कि सिंपल भाषा में समझे तो इक्वेटोरियल करंट ऐसे जा रही है, इसको काउंटर करने के लिए उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ पे करंट जा रहा है उसको क्या नाम दे दिया, काउंटर इक्वेटोरियल करंट दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कहाँ तक लिखा है आपने, देयरफॉर काउंटर इक्वेटोरियल करंट इज जनरेटेड विच फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। काउंटर इक्वेटोरियल की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, और इससे पहले जो मूवमेंट थी वो थी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द ओशन, फुल स्टॉप। सिमिलरली piling of water result into north south divergence of ocean current। सिमिलरली पाइलिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। सिमिलरली पाइलिंग ऑफ वाटर results into north south divergence of ocean current, north south divergence of ocean current in the form of warm current। किसकी फॉर्म में, in the form of warm current। एग्जाम्पल लिखिए, गल्फ स्ट्रीम। एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम, ये जो पोर्शन ऊपर चला गया इसी को ही गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं भैया। अभी एग्जाम्पल जो लिखा है वो है गल्फ स्ट्रीम का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर गल्फ स्ट्रीम कहाँ से आती है, किधर को जाती है, वो सारा आपको बताया है। अभी जो हमारा मेन जो टॉपिक है, मेन तो नहीं हम उसको बोल सकते, एक सब पार्ट है। इसके अंदर क्या है, आपको बस मैं 5 मिनट का एक थोड़ा सा क्या देने वाला हूँ, वर्बली आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके अंदर डिक्टेशन नहीं रहेगी, आगे किसी भी चीज़ की मैं डिक्टेशन नहीं बताऊँगा, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैं अभी लिखते जाऊँगा। आप बस साथ के साथ क्या कीजिए, समझते जाइए और उसको फॉलो करते जाइए।
अभी देखिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमने इक्वेन स्पाइरल को देखा कि किस तरीके से हवा मूव करती है, उसके 45 डिग्री के एंगल पे क्या करता है, जो पानी है उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगती है। और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ये 45 90 डिग्री में कन्वर्ट होता है। अब ये जब 90 डिग्री में कन्वर्ट होता है, रियलिटी में तो हवा जा रही है इस तरफ, ठीक है, लेकिन पानी जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, पानी जाता है उसके 90 डिग्री के एंगल पे। क्योंकि देखिए सरफेस वाटर कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है वो, लेकिन जब आप डीपर लेवल पे जाते हैं उस वक्त अलग ही एक सर्कुलेशन चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम कौन से जो दो मेन कंसेप्ट है देखने वाले हैं, डाउन वेलिंग और अप वेलिंग। देखिए डाउन वेलिंग बेसिकली होता कब है और क्यों होता है, ये होता है जब पानी क्या हो, कोल्ड हो। जैसे ही पानी कोल्ड होता है वो क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है। जरूरी नहीं है हमेशा पानी कोल्ड होगा, कभी कभी उसकी सैलिनिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, कभी कभी उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, तब भी उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो पानी क्या करता है, नीचे सबसाइड करता है, मतलब नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक डायग्राम के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पे डिपिक्ट करके दिखाऊं कि किस तरीके से जो डाउन वेलिंग होती है, ठीक है, वो शो करूं मैं, ठीक है। एक मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक सिंपल से यहाँ पे आंसर मिल जाए, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये हालांकि हमने कल परसों जो लेक्चर करे थे उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली है। अब आप एक चीज़ देखिए, इधर क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पे पानी क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। इसको मैं ले लेता हूँ क्या, पोल वाला एरिया ले लेता हूँ। तो जैसे ही पानी ठंडा होता है ये करता है नीचे की तरफ मूव, इस तरीके से जाता है, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हमेशा वहीं होता है जहाँ पे पाइकोक्लाइन लेयर नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया, अब नीचे की तरफ सबसाइड कर रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है ये किसको ऊपर भेज रहा है, ये भेज रहा है जो हल्का पानी है, ठीक है, जो ये हल्का पानी है उसको क्या कर रहा है, ये ऊपर भेज रहा है। ये लीजिए, ये हल्का पानी आ गया ऊपर की तरफ, यही आपकी क्या कहलाती है, अप वेलिंग कहलाती है। एक तो ये रीज़न है अप वेलिंग का। डाउन वेलिंग खत्म हो गया भाई, डाउन वेलिंग खत्म हो गया, और ज़्यादा इसके अंदर कुछ देखने की बात नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पता होना चाहिए पानी ऊपर नीचे कैसे मूव करता है, ठीक है। अब अगर एक और यहाँ पे फिनोमिना देखें किसके लिए, जो अप वेलिंग हो रहा है, ठीक है, अप वेलिंग के लिए अगर आप एक और फिनोमिना देखें, यहाँ पे एक हवा चलती है, ठीक है, ये विंड को डिपिक्ट कर रही है ये एरो, और ये हवा क्या कौन सी होती है, ये ट्रेड विंड होती है। जब ट्रेड विंड ब्लो करती है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, अभी समुंदर की तरफ जा रही है, समुंदर से वापस आ रही है, इसको बोलते हैं ऑफशोर विंड बोला जाता है, जमीन के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। जब भी ट्रेड विंड ऑफ शोर होती है तो ये क्या करेगी, नीचे से पानी को ऊपर लेके आएगी। क्यों, थोड़ा सा और गहराई में जाके देखते हैं। देखिए पानी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमने क्या देखा, वो सरफेस वाटर को अपने साथ क्या करता है, बहा के लेके जाता है। तो सरफेस वाटर जब इस तरीके से डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है तो ऊपर क्या आ जाता है, वैक्यूम आ जाता है। इस पर्टिकुलर एरिया में क्या बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए नीचे से पानी क्या करता है, आना स्टार्ट करता है। और जहाँ पे भी देखना अपवेलिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की अमाउंट काफ़ी प्रोमिनेंट अमाउंट में होती है, और इसी न्यूट्रिशन के लिए आपके और ज़्यादा मरीन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको इकट्ठा देखने को मिलते हैं। और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया फिशिंग जो जोन होता है वो यही होता है जहाँ पे पानी ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि क्या सर कोई फ़ायदा है यहाँ पे डाउन वेलिंग का, आंसर है यस, क्योंकि अगर डाउन वेलिंग नहीं होगी, जो यहाँ पे नीचे जो डेप्थ पे जो कम्युनिटी है, नाम मैं अभी से नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी आपको माइट भी कन्फ्यूजन हो सकती है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिलो, ठीक है। इस गहराई पे भी आपको लाइफ मिलती है, लेकिन उनका जो रहन सहन है बिल्कुल अलग है। बॉडी एकदम वाइट होती है
क्यों वाइट होती है? क्योंकि सूरज की जो लाइट है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। इधर तक क्लियर? तो जो आपका डाउन वेलिंग जो पोर्शन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यहाँ तक पहुँचाता है, उनकी लाइफ क्या होती है, सस्टेन हो पाती है। और बहुत सारा न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूम नहीं हो पाता, क्योंकि डाउन वेलिंग से कंसिस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो ये अप वेलिंग के थ्रू ऊपर आता है, मछलियाँ बनती हैं, मतलब बनती है मछलियाँ यहाँ पे आती हैं उस न्यूट्रिशन के लिए, और यहाँ पे फिर आपको लार्जेस्ट फिशिंग जोन देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका 30 मिनट का टाइम लेके मैंने ये दोनों कंसेप्ट समझा दिए। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इनको मैं साइड कर देता हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ओशन डिपॉजिट के बारे में, मतलब समुद्र को क्या करने वाले हैं, समुद्र के पानी की जो लेयर्स है उनको क्या करने वाले और गहराई में देखने वाले हैं। समुद्र की लेयर की गहराइयों को बताने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इंसाइट प्रोवाइड कर देता हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। देखिए, जब भी सवाल आता है ओरिजिन, ठीक है, या तो ओरिजिन के ऊपर या फिर फैक्टर जो कि मॉडिफाई करते हैं किसके, ओशन के करंट को, या फिर किन किन फैक्टर्स की वजह से ओशन करंट डेवलप होता है, अगर इस तरीके का सवाल आता है, बता देता हूं फिर दोबारा यहाँ पे, अगर आपसे सवाल पूछा गया ओशन के करंट के ऊपर किस एंगल से, इसके ओरिजिन पे, या फिर कौन से फैक्टर हैं जो इसकी मॉडिफिकेशन में इसकी हेल्प करते हैं, तो आपको सवाल क्या लिखना है, अगर कोई भी एक अगर इसके अंदर से आता है ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टर है जिसकी वजह से ओरिजिनेट होती हैं वो लिखना है, ठीक है, प्लस में जो फैक्टर इसको मॉडिफाई करते हैं उनके बारे में भी लिखना है, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक साथ किसी भी किताब में नहीं दी गई हैं और ये आपको कहीं और नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखिए, आपसे पूछा जाएगा सिर्फ ये फैक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको ओरिजिन के बारे में बताना है, यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपको बॉडी में क्या लिखना है, ठीक है, बॉडी के एंड में आपको इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में बता देना है। बॉडी के एंड में जब आप इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर आप कंक्लूजन यहाँ पे कर देंगे इसका, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आया है, ठीक है। ये पता नहीं है होप की आदत कहाँ से लग गई है भाई, इतने ध्यान से देख रहे हो लेक्चर को, समझ तो आएगा ही आपको। बोलिए यस और नो लाउडली, यस और नो। बहुत सही, पड़ोसियों को पता चलना चाहिए आज बच्चा कुछ नया सीख रहा है, ठीक है। चलिए, कभी भी किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं होती है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पढ़ाई होती है। तो चलिए अपने जो कोर्स ऑफ डिस्कशन है उसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, अभी ओशन की गहराई में जाने वाले हैं जी। बोलते हैं ना कि समुद्र की गहराई में डूब के देखो कितना ज्ञान है, तो यहाँ पे अब हम समुद्र की जो गहराई है, यानी कि जो वाटर है, उसकी लेयरिंग करने वाले हैं कि कहाँ पे आपको कोस्टल हैबिटेट मिलेंगे, कहाँ पे आपको ओशनिक हैबिटेट मिलेगा, ठीक है, ओशन वाटर। ये अगला हमारा क्या है, मेजर टॉपिक है, और इसके अंदर मैं आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं जो कोस्टल हैबिटेट है उसके अंदर क्या क्या आता है। कोस्टल हैबिटेट में आ जाएगा लगून, एस्चुरी, ठीक है, लगून हो गया, मैनग्रोव हो गया, एस्चुरी हो गया, कोरल्स हो गए, ये किस में आते हैं आपके कोस्टल हैबिटेट में। सबसे पहले हो गया क्या लिखूं, मैनग्रोव लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एस्चुरीज, उसके बाद आते हैं कोरल्स। सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले कोरल आना चाहिए, बस आपको नाम याद रहे, वही मोर देन इनफ है। कहाँ तक लिख लिया हमने, एस्चुरी, मैनग्रोव ये लिख लिया, लगून छोड़ दिया है, लगून भी लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा आता है ओशनिक हैबिटेट। हमारा मेन जो कंसर्न है, अभी हम ओशनिक हैबिटेट के बारे में ज़्यादा गहराई में देखेंगे। ये कोस्टल हैबिटेट है, इसके बारे में एनवायरनमेंट में आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर वक्त मिला तो यहाँ पे भी मैं आपको करवा दूंगा अलग से। इसके बाद यहाँ पे अभी मैं ओशनिक हैबिटेट के बारे में आपको बता देता हूँ वन बाय वन। नेटिक कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, बैंथिक कम्युनिटी क्या होती है। और एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी पूछा मतलब उनकी क्वेरी थी
कि सर ये ओशनिक हैबिटेट ना मुझे समझ नहीं आया, तो ये लेक्चर उनके लिए भी है, एक सेपरेटली मैं उनको भी एक मैसेज डाल दूंगा ताकि वो भी इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने कंटेंट को जो यहाँ पे मैं उनको बना के दे के आया हूँ, वो ऑलरेडी इसको ये पूरा कोर्स उनको दिया जा चुका है, वो उनको कम्प्लीटली देख रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओशनिक हैबिटेट में सबसे पहली जो कम्युनिटी होती है, मतलब सबसे पहला जो हैबिटेट होता है उसको बोलते हैं पेलियाजिक। क्या होते हैं अभी थोड़ा सा समझिए, सब्र रखिए, बताता हूँ क्या है पेलियाजिक। पेलियाजिक और दूसरा कैसा होगा, बेंथिक, यानी कि बॉटम में, नाम में ही सब कुछ लिखा है, ठीक है, बेंथिक। अब जो यहाँ पे पेलियाजिक है, पेलियाजिक आगे जाके किस में हो जाएगा, दो में हो जाएगा, ठीक है, पेलियाजिक आगे जाके दो में हो जाएगा, निर्टिक और ओशनिक। ये आगे जाके हो गया दो में, निर्टिक और ओशियनिक। आज लगता है सारे मार्कर खत्म ही होके मानेंगे, ठीक है। अब जो बेंथिक कम्युनिटी है इसके अंदर भी आते हैं आपके डीप सी या फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे रहने वाले, इस तरफ लिख दूं ऐसे, कुछ कम्युनिटी रहती हैं बिल्कुल गहराई में, जो समुद्र का तल होता है नियरली वहां पे मिलती हैं, और एक होते हैं जो कॉन्टिनेंट के जो मार्जिन होते हैं कुछ वहां पे मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। देखिए जितनी स्पेसिस गहराई में होंगी वो क्या होती हैं, सफ़ेद कलर की होती हैं, ठीक है। सफ़ेद कलर की किस लिए होती हैं, क्योंकि उनके जो शरीर है उसके ऊपर जो पिगमेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सनलाइट वहाँ पे पहुँचती नहीं है। अब देखिए जो यहाँ पे ओशनिक है, ओशनिक के अंदर तीन और आते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर आती है उसको एपीपेलियोजिक बोलते हैं, ठीक है। एपी मतलब सबसे ऊपर वाला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। जो ओशनिक है इसके अंदर सबसे ऊपर होता है एपीपेलियोजिक। नाम याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मिडल में जो होता है उसको बोलते हैं मीसो, ठीक है। मिडल वाले को क्या बोलते हैं, मीसो, मीसोपेलियोजिक, मीसोपेलियोजिक। मीसोपेलियोजिक के बाद क्या आता है, बेंथिक, यानी जो नीचे है ना गहराई है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्या है, फ्लो चार्ट है, और इसी में से हम क्या करने वाले हैं, एक एक जो पॉइंट है उसको उठा के यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेलियाजिक क्या होता है, बेंथिक क्या होता है। अच्छा, आप अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये क्या है, इधर अभी हम क्या बना रहे हैं, सेल्फ बना दिया, फिर उसके बाद ये स्लोप गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे इस तरीके से राइज, और फिर ये आ जाएगा नीचे बेंथिक कम्युनिटी के पास, ठीक है। अब एक एक चीज़ को क्या करेंगे आप बड़ी गहराई से और ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, आपका पानी स्टार्ट हो रहा है। अब पानी के अंदर भी ना इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नंबर 1, ठीक है। मैंने क्या डाल दिया, नंबर 1 डाल दिया। अब नंबर 1 क्या है, लिटोरल, ठीक है। नंबर 1 क्या है, लिटोरल है। इसके आगे का जितना भी है क्या कहलाता है, पेलियाजिक बायोम कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक इसको मैं डाल देता हूँ नंबर 2, नंबर 2 की बजाय कि यहाँ पे यहीं पे ले देता हूँ, प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाता है, पेलियाजिक बायोम। नीचे मैं बायोम लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, पेलियाजिक बायोम, ठीक है। अदरवाइज जब आप इसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब हमें देखना है कि सनलाइट कहाँ तक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटिक बोलते हैं। ठीक है, सनलाइट जहाँ तक जा रही है उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, फोटिक। और ये कितनी गहराई पे होता है, 200 मीटर की गहराई पे होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया है फोटिक जोन। ठीक है, ये हो गया फोटिक जोन। अब इसके नीचे देखिए, ये मैंने अभी क्या किया है, मेजरली इसको डिनोट किया है, फोटिक और ए फोटिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे आपका मीसो भी आ जाएगा और बेंथिक भी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हो गया मीसो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, बेंथिक। अब देखिए, ये तो है आपका जहां पे सनलाइट पहुंच रही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फोटिक जोन बोल दिया। और ये वो वाला एरिया है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती, तो इसको क्या बोलते हैं, ए फोटिक। ए मतलब एब्सेंट, फोटिक मतलब लाइट। क्या चीज एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है, आप इसको डेवलप कीजिए। और मैं इतनी देर इसके अंदर क्या करता हूँ, डेकोरेशन करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम डेवलप करें तो इस तरीके से आप लाइनें ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। ओके, कहाँ तक पहुँचे आप, इधर तक लिख लिया। 20 मिनट और बचे हैं अपने पास, तो थोड़ा सा और इसको गहराई में जाके देख ले कि ये क्या चीज़ें हैं और इसको कैसे हम देख सकते हैं। देखिए, जो आपका ओशनिक हैबिटेट है और जो मरीन बायोम है वो कितना एरिया कवर करता है, 2/3 ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, जो पूरी टेरेस मतलब ज़मीन पे रहते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, जितना भी इसके अंदर क्या होता है, चाहे ऑर्गेनिज्म लगा लीजिए, जितना भी यहाँ पे हैबिटेट है या बायोमास है, वो कितना है, 2/3 अकाउंट करता है। 2/3 बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ठीक है, यानी कि 66.6% के आसपास जाता है। तो ये 2/3 का जो बायोमास है यहाँ पे कंजर्व है, मतलब यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी और गहराई में देखेंगे, हमने क्या बनाया यहाँ पे, पेलियाजिक हैबिटेट, और उसके बाद हमने क्या बनाया यहाँ पे, बेंथिक हैबिटेट। अब ये जो पेलियाजिक हैबिटेट होते हैं, बेंथिक हैबिटेट होते हैं, ये तो आपने देख लिया ना कि आपके दो तरीके के यहाँ पे हमने डिवाइड किए हैं, कोस्टल और ये ओशनिक। ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया इसको, इसलिए मैं फिर ज़्यादा मैंने इसके बारे में बात नहीं की। अच्छा, अगर आप ओशनिक हैबिटेट में मरीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो प्लांट किस में मिलते हैं, मरीन लाइफ मतलब समुद्र में मिलते हैं, उसको पता क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये तो हो गए प्लांट। और जो बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं ना, बिल्कुल इनिशियल जो लाइफ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये साइज में बहुत बहुत छोटे होते हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जो सबसे छोटे मरीन ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनको हम एनिमल यहाँ पे बोल रहे हैं, वो कौन है, जो सबसे छोटे एनिमल्स हैं इनको बोला जाता है जूप्लैंक्टन। ठीक है, जो ये शब्द है ना जू, इसका मतलब ही एनिमल है। ठीक है, शब्दों के अंदर ही आप थोड़ी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब एक कम्युनिटी और मिलती है, जो तैरने वाली मछलियां होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, नेक्टोन कम्युनिटी। ठीक है, अभी तक हमने 3 तरीके की कम्युनिटी देख ली है। एक ऐसी कम्युनिटी जिसका साइज बहुत छोटा है लेकिन वो खाना अपना खुद बनाती है, यानी कि प्लांट की कैटेगरी में डालते हैं, समुद्र में है तो इसको क्या बोल दिया हमने, फाइटोप्लैंक्टन। अब इन फाइटोप्लैंक्टन को खा के जीवित रहने वाले जो एनिमल कैटेगरी है उसके लिए हमने क्या बोल दिया, जू प्लैंक्टन बोल दिया। अब जो ये जू प्लैंक्टन है, इनको खाने वाली तैरने वाली मछलियां हैं, स्विमिंग कम्युनिटी है, उसको हमने क्या बोल दिया, नेक्टोन कम्युनिटी बोल दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें से एक कम्युनिटी ऐसी है जो कहां है, समुद्र के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, बेंथिक कम्युनिटी। उसको क्या बोलते हैं, बेंथिक कम्युनिटी।
ये तो आगे आपको पता ही है कि इसको हमने क्या किया है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। कोस्टल को हम किस तरीके से करते हैं, मैनग्रोव, एस्चुरी, कोरल्स, लगून्स, एक और इसके अंदर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वेटलैंड भी इसका ही पार्ट होता है। ठीक है, वेटलैंड भी इसी के अंदर आता है। अब यहां पे हमने क्या किया है, ओशनिक हैबिटेट को दो के अंदर डिवाइड कर दिया है, पैलियाजिक एंड, ठीक है, ये कौन सा है, बेंथिक। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है जो पैलियाजिक है किस तरीके से आगे जाके और फर्दर में डिवाइड होता है, और जो बायोम होता है, बायोम के अंदर आपको कौन सा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगी, मछलियाँ और मरीन लाइफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मछलियाँ और मरीन लाइफ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप बात करें ना, जो आपकी ये पैलियाजिक है और जो बेंथिक जो एरिया है, जो बायोमास है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आपका 200 मीटर की गहराई है ना, उसको क्या बोला है हमने यहाँ पे, फोर्टिक। अच्छा, कहीं कहीं आपको पता है ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, 40 की जगह ना ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, U40। ठीक है, कहीं पे आपको इस तरीके से ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, U40। ठीक है, U का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, U का मतलब होता है ट्रू। और ये किस गहराई तक होता है, ये 200 मीटर तक की गहराई तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद 200 से 1000 मीटर की गहराई पे जो एरिया होता है ना, ये तो हमने मेजरली बोल दिया A40। A40 के अंदर भी देखें आप, 200 से 1000 मीटर की गहराई तक जो एरिया होता है, सनलाइट यहाँ पे भी पहुँचती है। ठीक है, सनलाइट यहाँ तक भी पहुँचते हैं, इसको बोलते हैं डायस्फोटिक। क्या बोलते हैं, डायस्फोटिक। ठीक है, और इसके बाद और जो नीचे एरिया होता है बियॉन्ड 1000, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, A40। ठीक है, 1000 मीटर की गहराई के बाद के एरिया को क्या बोलते हैं, A40। ये थोड़ी सी बारीकियां हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं एकदम से बोल देता हूँ ना डायस्फोटिक, डायस्फोटिक मतलब सनलाइट पहुँच रही है, नॉट ज़्यादा। ठीक है मतलब कि जो यहाँ पे 40 जोन है ना, उसके कंपैरेटिवली तो बहुत ही कम है, लेकिन A40 के कंपैरेटिवली भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जब भी हम ये बोलते हैं ना कि कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, डिपेंड करता है हम उसको बेंचमार्क क्या लेके उसको क्या बोलते हैं, एकदम से शब्द निकल गया है, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, पैलियाजिक हैबिटेट देख लिया। अब इसके अंदर कुछ और अगर आप देखें और गहराई तक देखें, जो आपका जो पैलियाजिक है, जहाँ पे सेल्फ ब्रेक आता है ना, ये सिर्फ वहीं तक है। ठीक है, सेल्फ ब्रेक, और सेल्फ ब्रेक या फिर जहाँ पे लो टाइड जोन होता है ना, पैलियाजिक हैबिटेट वहाँ तक रहेगा आपका। ठीक है, दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक तो जहाँ पे समुंदर क्या बनाता है, ओशन हो या सी हो, क्या बनाते हैं, सेल्फ ब्रेक वहाँ तक, या फिर जहाँ पे लो टाइड जोन होता है। ठीक है, और इसके अंदर 2% स्पीसीज ऑफ मरीन पाई जाती हैं इस हैबिटेट के अंदर। कितने परसेंट, 2%। और जो ये पैलियाजिक है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, बायोजोन्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो पैलियाजिक है, इसके लिए एक और शब्द यूज़ किया जाता है, बायोजोन। ठीक है, ये सारे मैं अभी नाम यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई बायोजोन क्या होता है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने देखिए क्या किया, जो लेयर है ओशन के पानी की, उसको दो में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। एक तो कोस्टल हैबिटेट और एक है आपका ओशनिक हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट में क्या है, मैनग्रोव, एस्चुरीज, कोरल, लगून्स एंड वेटलैंड। ये खत्म यहाँ पे, इसको हम अभी क्या नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हमने क्या देखा, जो आपकी ओशनिक हैबिटेट है वो आगे जाके पैलियाजिक एंड बेंथिक में जाती है, बेंथिक आगे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि पैलियाजिक के अंदर ना कुछ आपके मरीन ऑर्गेनिज्म हैं, ये हैं जैसे कि प्लांट है, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इनके ऊपर जीवित रहने वाले हैं एनिमल, इनको बोलते हैं जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन के ऊपर जो सरवाइव करते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्विमिंग कम्युनिटी है जिसके अंदर आ जाती हैं आपकी सारी मछलियाँ। ठीक है, अगर ये आपके कैनवास में नहीं आ रहा तो साथ के साथ मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, स्विमिंग कम्युनिटी, उसको क्या बोला जाता है, नेक्टॉन कम्युनिटी। ठीक है, नकटे हैं, ये इतने नकटे हैं, बोलोगे अरे रुक तैरना नहीं है, ये बोलेंगे अगर तैरेंगे नहीं तो मर नहीं जाएंगे, इसलिए नकटी कम्युनिटी है, ये तैरती ही रहती है, इसलिए नेक्टॉन कम्युनिटी। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा, निर्टिक एंड ओशनिक।
उससे पहले हमने क्या देखा कि भैया एक्चुअली कहाँ लाई करती है, प्रॉपर पूरा डायग्राम नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। 200 मीटर की गहराई तक क्या जा रही है, सनलाइट जा रही है, तो इसको हमने क्या बोला, यू फोटिक, ठीक है। और फिर मतलब फोटिक जोन और ए फोटिक जोन। लेकिन अगर ए फोटिक की बात करें, इसके अंदर एक होता है डायस्फोटिक। डायस्फोटिक मतलब 200 से लेकर के 1000 मीटर की गहराई तक क्या है, कुछ एक ऐसा एरिया है जहाँ तक क्या जाती है, सनलाइट पहुँचती है, ठीक है। ऐसे ही 1000 मीटर है, उसके नीचे सनलाइट ना के बराबर होती है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब अगर आप इतना यहाँ तक समझ चुके हैं, एक यहाँ का जो आज का ग्रैंड डायग्राम है वो बना लिया जाए, ठीक है। जो यहाँ पे हमने बिल्कुल छोटा सा बनाया ना, उसको क्या करने वाले, एक 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 लाइन को क्या करने वाले हैं, डिपिक्ट करके आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, देखते देखते हम इसके लेक्चर नंबर 7 तक आ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे हम कंसिस्टेंट क्या मेहनत कर रहे हैं, कभी सुबह उठ के 3 बजे आपके लिए यहाँ पे कंटेंट तैयार कर रहे हैं, कभी रात के 12 बजे तक हम कंटेंट आपके लिए क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो क्या है कि हम जब यहाँ पे कंसिस्टेंट कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, जब वो कंसिस्टेंट पढ़ता है ना, रिजल्ट आते हैं। अच्छा, मैं अपनी लाइफ का एक वाक्य शेयर करूँ, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत कम शेयर करता हूँ, अभी नहीं करूँगा, फिर कभी शेयर करूँगा, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्टडी का, ठीक है। मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही रिलेटेड है वो, ठीक है। कल हम ऐसे ही बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो एकदम से वो यादें ताज़ा हो गई थी। 8वीं क्लास की है। अच्छा, बातें होती रहेंगी, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। अभी हमें क्या बनाना है, जितने भी हमने वहाँ पे जोन्स क्रिएट किए थे ना, यहाँ पे हम उसको डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गए, ऊपर वाला पोर्शन होगा आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इसमें आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ब्रेक, स्लोप, राइज, ये सारी चीज़ें दिखानी है, ठीक है। इधर तक एक और बैंड आ गया। अब इसके बाद आपको क्या दिखानी है, वी भी बनाता हुआ दिखाना, मतलब कि यहाँ पे आपको, अरे ये तो यू और वी दोनों के बीच का हो गया। यहाँ तक बना लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं इसका, ठीक है। अब आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, ठीक है, डन, वेरी गुड। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, अरे आप कह रहे हैं कि सर ये लाइन सीधी नहीं, अबे पानी कभी आपने ऐसा देखा है एकदम स्ट्रेट होता है, ऊपर क्या चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है। रेड मार्क की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके बाद क्या बनाने वाले हैं, एक एक लेयर्स को डिपिक्ट करने वाले हैं। ये जो ऊपर है ये फोटिक जोन है, ये क्या है, फोटिक जोन। इसके बाद है मीसोफोटिक, ठीक है। ये क्या हो गई, मीसो, ठीक है। इसके बीच में ही आपकी आ जाती है एपिपेलियाजिक, ठीक है। ये है मीसो, मीसो के नीचे आती है बेंथिक, फिर उसके बाद आती है एबेसो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया फोटिक जोन, ठीक है। एपिपेलियाजिक, हो सकता है पहली बार ये नाम आपको ना याद रहे, ना ध्यान रहे, कोई बात नहीं। एपी का मतलब होता है ऊपर, मीसो का मतलब होता है मिडल, ठीक है। और इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा इसके, बेंथे। अच्छा, इसके नीचे भी होता है एबेसो, एबेसल प्लेन आपने सुना है ना, पढ़ा है ना हमने, बिल्कुल।
एबिसो पेलियाजिक। यहां तक हो गया। अब इनकी गहराइयां भी देख लेते हैं, कौन सी कितनी गहराई पे है। फोटिक जोन 200 मीटर की गहराई पे। इसके बाद जो मीसो है वो है आपका 1000 मीटर की गहराई पे, ठीक है। और जो आपका बेंथिक पेलेजिक है ये आपका है 4000 मीटर की गहराई पे, ठीक है। अच्छा ये लाइन थोड़ी टेढ़ी गई है ना, सीधा कर लेते हैं इसको ऊपर की तरफ। ओके, इसके बाद जो एबिसो है ये है आपका 6000 मीटर की गहराई पे, ठीक है। एबिसो है 6000 मीटर की गहराई पे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि हाई टाइड जो जोन है, ठीक है, हाई टाइड लेवल कौन सा है। इसके अंदर जो आपने यहाँ पे फोटिक जोन बनाया ना, ये आपका आता है हाई टाइड जोन के अंदर। ये है आपका हाई टाइड जोन, यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका हाई टाइड जोन। और इसके अंदर जो लो टाइड जोन है वो कौन सा होगा। अच्छा थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे, मैंने लिखने में थोड़ी सी नीचे तक लिया है मैं, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये है लो टाइड जोन, ये वाला एरिया है हाई टाइड जोन। ये हो गया लो टाइड जोन और ये हो गया हाई टाइड जोन। इसके बाद ये वाला आ जाता है आपका पूरा बेंथिक। ये क्या आ जाता है, बेंथिक आ जाता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब इसमें जो ये ऊपर वाला है ये आ गया आपका लिटोरल। क्या आ गया, लिटोरल। बस इसको क्या कर देते हैं, अभी शेडिंग कर देते हैं, डायग्राम हमारा पूरा हो गया। मार्कर की बिल्कुल जान निकल चुकी है और हमारा लेक्चर भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। बस ये डायग्राम बनाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, ठीक है। ओके, इसके अंदर अभी से थोड़ा सा और समय लगेगा। ऊपर भी इसको मैं क्लासीफाई करने वाला हूँ। यहाँ पे पानी तो डाल देते हैं इसके अंदर। अब ये देखिए, हमें नेटिक कम्युनिटी मतलब नेटिक और ओशनिक ये देखना है ना। ये वाला जो एरिया है ये है नेटिक, इसके आगे जितना है वो सारा है ओशनिक। ठीक है, और नेटिक और ओशनिक अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा एरिया बनता है, यह बनता है पेलियाजिक जोन। ठीक है, यहां से लेकर के आगे पूरा उधर तक ओशनिक का भी पूरा मिला के ये है आपका पेलियाजिक जोन। ठीक है, तो यहां पे आपकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे होती है कंप्लीट विद डायग्राम कि जो ओशन का जो पानी है कहाँ पे कौन से आपके जो जानवर हैं, जानवर तो अभी से नहीं आए हैं, अभी से पिक्चर में नहीं लाया हूँ मैं, स्पेसिफिकली जो लेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी हैं, आपको बना के दिखा दी हैं, डिफाइन कर दी हैं। आप इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर बनाइएगा। सबसे ऊपर है फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब जहाँ पे लाइट आती है। फिर उसके बाद जो एपी मतलब ऊपर, मीसो मतलब बिटवीन, बेंथी मतलब बीच, सबसे नीचे। फिर होता है एबिसो
प्लेन। एबिसो का मतलब होता है जो एबिसल प्लेन है ना, अरे प्लेन नहीं पहले जी कहिए, एबिसल प्लेन वो होता है जहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं, कुछ जानवर हैं जो तल के ऊपर रहते हैं, बीच में तैरते नहीं है, तल के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये वो वाला एरिया है और ये 6000 मीटर की गहराई पे है। तो अगला जो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा और बिल्टअप करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा नेटिक कम्युनिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा। और फिर यहाँ पे जो यहाँ पे मीसो के बारे में हमने बात की है, बैंथिक कम्युनिटी। और बैंथिक कम्युनिटी में आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनस। जैसे जेलीफिश होती है ना, वो उसका जो शरीर है क्या होता है, चमकता है। किस लिए चमकता है भाई, यहाँ पे लाइट का और कोई सोर्स नहीं है, तो बोले कि चलो भाई हम अपने शरीर के अंदर क्या रख लेते हैं, जनरेटर रख लेते हैं। उसके बाद जो एबिसो प्लेन है 4000 से 6000 मीटर की गहराई पे, उसमें जैसे आपका 54% आपका पेलेजिक बायोम होता है, ये रिप्रेजेंट करता है। और ये कम्प्लीटली डार्क होता है, इसके अंदर बहुत ही लेस बायोडाइवर्सिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो बैंथिक हैबिटेट है उसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे। बैंथिक हैबिटेट के बाद इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ इसके ना फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, ठीक है। जैसे आपके सब नेटिक होते हैं, सुप्रा लिटोरल हो गई, सुप्रा लिटोरल, फिर लिटोरल, फिर सब लिटोरल। ये क्या होती हैं, क्योंकि देखिए 50 मीटर की गहराई तक ज़्यादा सनलाइट होती है, फिर उसके अगले 50 पे कम हो जाते हैं, फिर उसके 50 पे कम कम। तो इस तरीके से सुप्रा, फिर उसके बाद सुप्रा से लेकर के सब तक हम आगे पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें फिर क्या करेंगे, डायग्राम में भी आपको मैं बना के दिखा दूंगा। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, जो सब ओशनिक बैंथिक है उसको थोड़ा सा गहराई में जाके देखेंगे, उनकी विड्थ के हिसाब से। ये जो पोर्शन है ना, इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाके देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन जो टॉपिक है ओशनिक, जिसमें आपका जो कैल्शियम है और जो सिलिकेशियस है, यानी कि जो उनकी बॉडी कवर है ना, उसके हिसाब से कहाँ पे कौन से आपको सेडिमेंट मिलेंगे उसके ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या होता है, हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त। और जैसे ही लेक्चर समाप्त होता है बताइए क्या करना चाहिए। अरे लेक्चर समाप्त होते ही सबसे पहले जो डायग्राम है ना, इसको 1 2 3 बार बना लीजिए कम से कम, ठीक है। आपको क्या रहेगा, याद हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रीड रिपीट रिवाइज, और सुबह उठते ही रिकॉल कर लीजिएगा। आप दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आपसे मिलता हूँ कल फिर दोबारा। इसी लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर आपको आज शाम तक मिल जाएगा 5 बजे, अगला लेक्चर आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे, और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं।